हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ वो हमारा जो प्रकरण है, हमारा जो टॉपिक है वो है मनुष्य में लिंग का निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम इन ह्यूमन। तो मनुष्य के अंदर जो लिंग का जो निर्धारण है कि होने वाली जो संतति लड़का होगी या लड़की, महिला है या वो पुरुष है, फेल है या फीमेल है या वो मेल है, उसको हम कहते हैं क्या, लिंग का निर्धारण। तो वो कैसे होता है, उसमें कौन से गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं, उसके लिए पुरुष जिम्मेदार होता है, महिला, हम उन सब बातों की यहाँ चर्चा करेंगे और हम अच्छे से डिटेल से इसको पढ़ने वाले हैं। तो आपको कोई और अन्य वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% आप इस वीडियो में पूरा कंप्लीट इस चीज को समझ जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक हमारा, यानी लिंग का निर्धारण, वो भी किसमें, मनुष्य की हम बात कर रहे हैं। तो देखो, हमारे जो शरीर है, इसमें जो मनुष्य का जो शरीर है उसमें टोटल 46 गुणसूत्र है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी आप इनको क्या कह सकते हो, 23 जोड़ी, 23 जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्रों के। तो 23 जोड़े, इनको हम डबल करेंगे, जोड़े में तो दो दो मिलेंगे हमको, तो एक एक कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 46 गुणसूत्र हमारे में पाए जाते हैं। अब मनुष्य क्या करता है, लैंगिक जनन करता है। लैंगिक जनन द्वारा अपनी संतति का वो निर्माण करता है। तो लैंगिक जनन के लिए हमको क्या चाहिए, नर और मादा हमको क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए। तो नर और मादा के युग्मकों का जहां संलयन होता है और सूत्री विभाजन होता है, और उस दौरान जब संतति बढ़ती है अपने समान, तो उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो मनुष्य में जो लैंगिक जनन पाया जाता है, तो यहाँ हमको क्या मिलेंगे, नर और मादा मिलेंगे, और दोनों के जो लक्षण है वो संतति में आपको मिलेंगे। तो लैंगिक लक्षण या लैंगिक जनन द्वारा संतति में क्या आ जाती है, विभिन्नताएं आ जाती है, जो अच्छी मानी जाती है। अब देखो, यहाँ जो ये 23 जो 46 गुणसूत्र है, इनका हमारे शरीर में काम क्या है। तो इनका काम क्या है, हमारा रंग, हमारा रूप, हमारा कद काठी, हमारी आकृति, हमारा स्वभाव, हमारा लिंग का निर्धारण, वो जितने भी सारे जो लक्षण हैं, उन लक्षणों का जो नियंत्रण है या जो लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो कौन होते हैं, गुणसूत्र। क्योंकि गुणसूत्रों पर उन लक्षणों के निर्धारण करने के या उन लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई पाई जाती है, क्या, जीन। तो जीन आपको कहाँ मिलेंगे, गुणसूत्र के ऊपर मिलेंगे। तो अब गुणसूत्र कहाँ मिलेंगे, तो कोशिका के अंदर मिलेंगे। जैसे सेल है, तो सेल के अंदर उसका क्या मिलेगा, केंद्रक मिलेगा। तो केंद्रक में धागेनुमा रचनाएं होती है, उन धागेनुमा रचनाओं को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्रों में विशेष लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई क्या मिलेगी, जीन मिलेगी। तो ये क्या करते हैं, गुणसूत्र हमारे रंग, रूप, आकार, कद काठी, लिंग, इन सभी का निर्धारण करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो इनके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं गुणसूत्र, क्योंकि गुणसूत्र किसको धारण किए हुए हैं, जीन को धारण किए हुए हैं। और जीन वो इकाई होती है जो लक्षणों को, एक लक्षण के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है, एक लक्षण को नियंत्रित करती है। अब हम बात करें आगे की, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई कि गुणसूत्रों का काम क्या है, आपको कहाँ मिलेंगे। अब ये जो 46 गुणसूत्र है, 23 जोड़ी जो गुणसूत्र है, तो इनमें से क्या आपको जो 44 गुणसूत्र है, 44 गुणसूत्र, या आप इनको कह दो क्या, 22 जोड़े। तो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र है, 44 गुणसूत्र है, वो स्त्री और पुरुष दोनों में क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे। तो ये आपको स्त्री व पुरुष में क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे, एकदम समान, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये जो 44 गुणसूत्र है, यानी 22 जोड़ी जिनको आप कहते हो, ये पुरुष और स्त्री में आपको क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे, इसलिए इनको कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम, गुणसूत्र को कहते हैं क्रोमोसोम, तो ये समान इसलिए इनको कह दिया ऑटोसोम। या इनको हम क्या कह सकते हैं, दैहिक गुणसूत्र, या इनको क्या कह सकते हैं, हमारे कायिक गुणसूत्र।
या इनको हम क्या कह सकते हैं, आपके एलिंगी गुणसूत्र, एलिंग गुणसूत्र, इनको आप इन नामों से भी जान सकते हो। तो जो 44 गुणसूत्र वो स्त्री और पुरुषों में हमको क्या मिलेंगे, सम्मान मिलेंगे। इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स या ऑटोसोम, देही गुणसूत्र, काय गुणसूत्र या एलिंग गुणसूत्र। इसका मतलब ये लिंग का निर्धारण तो नहीं करेंगे, तो फिर करेंगे क्या। तो देही गुणसूत्रों का काम है, देहिक यानी हमारा शरीर, हमारे जो कायिक जो भाग है हमारा देहिक, देहिक यानी देह यानी शरीर। तो ये हमारे शरीर का रंग, रूप, आकृति, हमारी कद काठी और अन्य जो दैहिक जो हमारे लक्षण होते हैं उनके जीन इन पर होते हैं। तो इनमें कौन से जीन मिलेंगे आपको, इनमें दैहिक लक्षणों के जीन मिलेंगे, दैहिक लक्षणों के जीन इन पर पाए जाते हैं। किन पर, दैहिक गुणसूत्रों पर। तो ये हमारे क्या काम कर देंगे, हमारे रंग, रूप, आकृति, कद काठी को नियंत्रित करेंगे, उनका ये निर्धारण करेंगे। तो इनका काम तो हो गया ये। जो स्त्री और पुरुष में आपको क्या मिलेंगे, सम्मान, जिसको किस किस नाम से जाना जाता है, ऑटोसोम, दैहिक, कायिक या एलिंग गुणसूत्र। अब नेक्स्ट जो अगला जो जोड़ा उस पर बात करते हैं। यहाँ हमारे पास टोटल कितने जोड़े थे, 23 जोड़े, उनमें से 22 जोड़ों की बात कर लिए, एक जोड़ा बच गया है। तो नेक्स्ट एक जोड़ी जो बच गया है, एक जोड़ी यानी कितने गुणसूत्र, 2। 44 की बात हो चुकी है, 2 यहाँ तो 46 हो जाएंगे, 44, 45 और 46। ये एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो स्त्री और पुरुष में क्या मिलेंगे, आपको अलग अलग मिलेंगे। स्त्री व पुरुष में आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। और इनको और किस नाम से जाना जाता है, इनको कहते हैं लिंग गुणसूत्र। तो नाम आगे लिंग गुणसूत्र, मतलब लिंग का निर्धारण कौन सा करेगा, ये अंतिम एक जोड़ी 2 गुणसूत्र, ये क्या करेंगे, लिंग का निर्धारण। तो इनको लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। इनको सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम या सोम्स, या इनको आप क्या कह सकते हो, एलोसोम, या इनको आप क्या कह सकते हो, हिट्रोसोम या हिट्रोसोम्स। तो इनको इन नामों से भी जाना जाता है। एक जोड़ी है 2 गुणसूत्र जो स्त्री और पुरुषों में आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। इनको क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र, जो लिंग का निर्धारण करेंगे, या सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम या हिट्रोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बात आपके समझ में आ चुकी होगी कि लिंग का निर्धारण कौन से गुणसूत्र करते हैं, एलोसोम, हिट्रोसोम या लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम। कोई भी आपके आ जाए तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो लिंग का निर्धारण कौन से गुणसूत्र करते हैं, हिट्रोसोम करते हैं या एलोसोम करते हैं या लिंग गुणसूत्र करते हैं या सेक्स क्रोमोसोम करते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये सब एक ही बात है। तो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लिंग का निर्धारण कौन से गुणसूत्र करते हैं, तो हिट्रोसोम करते हैं। ये आ जाए तो ये बता देना, ये आ जाए तो ये, तो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। तो ये हो गया इनका काम, और उनका हो गया दैहिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। तो ये क्या करेंगे, आपके लिंग का निर्धारण करेंगे या लिंग का नियमन करेंगे, या लिंग को ये मतलब करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। उनमें क्या थे, उनमें दैहिक लक्षणों वाले जीन थे। और इनमें आपको कौन से लक्षण, कौन से जीन मिलेंगे, इनमें नर व मादा लक्षणों वाले जीन पाए जाते हैं। इन पर उन पर कौन से जीन पाए गए थे, दैहिक लक्षणों वाले जीन पाए गए थे। और इन पर कौन से जीन पाए गए, इनमें नर और मादा लक्षणों वाले जीन पाए जाते हैं। जिससे नर और मादा लक्षणों का जो निर्धारित होते हैं वो जीन इन पर मिलेंगे। इसलिए क्या कर देंगे, लिंग का निर्धारण कर देंगे। तो टोटल गुणसूत्र कितने हो गए पुरुष में, हम पुरुष की बात करें तो पुरुष में कितने गुणसूत्र हो गए आपके, 46 गुणसूत्र। टोटल कितने गुणसूत्र मिले, 46। और महिला में भी कितने गुणसूत्र मिलेंगे आपको, 46। लेकिन कैसे, 44 गुणसूत्र महिला और पुरुष में क्या मिलेंगे आपको, सम्मान। पहले बात कर चुके हैं हम, जिनको क्या कहते हैं, दैहिक गुणसूत्र, ऑटोसोम्स, प्लस एक जोड़ी गुणसूत्र आपको क्या मिलेंगे, अलग मिलेंगे, हिट्रोसोम। तो यहां जो मिलेगा वो मिलेगा एक्स और वाई, और यहां क्या मिलेगा, एक्स और एक्स।
तो देखो 44, 45, 46, तो टोटल वापिस हो गए 46, और इधर भी 44, 45, 46, तो ये लो 46। तो इस प्रकार महिला में पाए जाते हैं गुणसूत्र और इस प्रकार पुरुषों में पाए जाते हैं। ये है वो हेटेरोसोम असमान गुणसूत्र जो पुरुषों में महिलाओं में आपको अलग नजर आ रहे हैं, और ये है समान जो है ऑटोसोम। और टोटल गुणसूत्र हो गए कितने कितने 46 और 46। अब यहाँ जो गुणसूत्र है पुरुष में एक्स वाला होता है वो बड़ा होता है, वाई वाला जो गुणसूत्र होता है वो छोटा होता है, और ये दोनों समान साइज के आपको मिलेंगे, दोनों समान है। ठीक है। अब एक बात और निकल के आती है कि जो लिंग का जो निर्धारण है कि लड़का होगा लड़की होगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, पुरुष होता है, यानी नर होता है, नहीं कि मादा होती है। मादा को बेवजही उसको उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन जिम्मेदार कौन होता है, पुरुष होता है, क्योंकि पुरुष के पास कौन सा गुणसूत्र होता है, वाई। ये एक अलग गुणसूत्र है जो इसके पास नहीं है, मादा के पास, और यही निर्धारित करता है लड़का होना या लड़की होना। तो ये वाई किसके पास है, पुरुष के पास। तो लिंग का निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन हो गया, उसका पिता हो गया, पुरुष हो गया, यानी नर हो गया, न कि मादा। मादा जिम्मेदार नहीं होती है लड़का या लड़की होने के पीछे, क्योंकि वाई जो गुणसूत्र है उस पर SRY नामक जीन पाया जाता है। वाई गुणसूत्र पर क्या मिलता है, SRY नामक जीन मिलता है, जो किसका निर्धारण करता है, पुरुष लिंग का निर्धारण करता है। पुरुष ये जो लक्षण होते हैं उनका निर्धारण करता है SRY जीन, तो किस पर मिलेगा आपको, वाई पर, न कि एक्स पर। चलो ये हो गई गुणसूत्र। अब बात करते हैं कि संतति में किस प्रकार जाते हैं। तो मैं एक यहाँ रूपरेखा बना रहा हूं, उसके द्वारा वो समझ में आ जाएंगे। तो पुरुष ये क्या है, पुरुष या इसको कह दो नर, या आपका मेल, इधर आ जाएगी फीमेल यानी महिला। ये क्या है, हमारे जनक है, या जिस पीढ़ी के क्या है, ये जनक है, पेरेंट्स है। इन दोनों में क्या करा रहे हैं हम, संकरण करा रहे हैं, हाइब्रिडेशन होगा, यानी नर और मादा युग्मकों का संलयन होगा या निषेचन होगा। पुरुष के पास क्या है, 44 प्लस एक्स और वाई है, टोटल हो गए 46, 44, 45, 46, जिसमें 44 भी महिला में क्या मिलेंगे, सम्मान मिलेंगे, इधर भी सम्मान है, लेकिन एक जोड़ी अलग अलग है। तो 44 प्लस एक्स और एक्स, यानी कितने हो गए टोटल 44 और 2 46 हो गए। अब क्या होगा, यह होगा युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण होगा। युग्मक जनन की जब क्रिया होगी तो पुरुषों में तो क्या होता है, शुक्र जनन, शुक्र जनन, और उसका दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, यानी जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आदि। और यहां भी युग्मक जनन की क्रिया होगी तो यहां क्या होता है, अंड जनन, और यहां भी क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, यानी गुणसूत्र की संख्या क्या रह जाएगी, आदि। तब युग्मक निर्माण होगा, युग्मकों का निर्माण होगा, तो ये आधे होके क्या हो जाएंगे, 44 का आधा कितना हो गया, 22, और इसमें से आधा होके इसके पास आ जाएगा एक x, और इसका भी क्या हो जाएगा आधा, 22 प्लस y। तो ये दो भागों में बट गए शुक्र जनन की क्रिया द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। यानी जब युग्मकों का निर्माण हो तो ये पोजीशन मिली हमको, 22 प्लस x और 22 प्लस y। तो टोटल जोड़ेंगे तो 22 दूना 44 और 45 और 46 वापस सेट हो जाएंगे। तो हम मैं इसको ऐसे समझा दूं आपको कि यहाँ 22 गुणसूत्र है जो समान है, और ये जो है शुक्र जनन की क्रिया हुई तो क्या बने, शुक्राणु बने। तो ये मैंने बढ़ा दिया यहाँ क्या, शुक्राणु, जिसमें कौन सा गुणसूत्र है, एक्स वाला गुणसूत्र है। और ये 22 प्लस इधर भी शुक्राणु बढ़ा, लेकिन उस शुक्राणु में कौन सा आपका गुणसूत्र है, वाई वाला। यानी पुरुष दो प्रकार के शुक्राणु बढ़ाता है, एक्स और वाई प्रकार का, जिसमें 50% तो जो शुक्राणु होंगे उसमें कौन सा गुणसूत्र होगा, एक्स, और 50% जो शुक्राणु होंगे उसमें कौन सा गुणसूत्र होगा, वाई वाला। अब यहाँ ये शुक्राणु जब गति करता हुआ जब अंडाणु से मिलेगा तो क्या सिचुएशन बनेगी वो देखना। तो यहाँ अगुणित सेट होता है, गुणन बाद में होगा, तब जाके वो संतति में वापिस 46 हो जाएगी। यहाँ क्या बना, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, ये सेट मिला हमको। तो 22 दूना 44 और 45 और 46।
तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ समझाने के लिए, 22 बन गए प्लस एक अंडा जो बना अंड जनन द्वारा, उसमें कौन सा गुणसूत्र है x। इधर भी 22 समान है लेकिन एक अंडा बना और उस अंडे में भी कौन सा गुणसूत्र है x। अब ये गतिशील होते हैं शुक्राणु और ये अगतिशील होते हैं। तो ये शुक्राणु मान लो यहां से गति करता हुआ चला और ये जाके इससे मिल गया निषेचन के दौरान। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, संयोगवश सारी क्रियाएं होती हैं, जो किस्मत में होता है वो हो जाता है। तो ये जब जाके इससे मिलेगा, ये वाला अक्ष वाला शुक्राणु किससे मिल गया, इस अक्ष वाले अंडाणु से मिल गया। तो ये भी है एगुडित सेट है यहाँ पास में। तो ये 22 और ये 22 कितने हो जाएंगे 44। जब मिलन होगा तो दोनों के लक्षण आते हैं, आपको पता है माता और पिता के, और जो भी सारे जो लक्षण आते हैं दोनों के ही संतति में आते हैं, इसलिए विभिन्नताएं आती है। तो 22 गुणसूत्र देही किससे आ गए, 22 से 44 हो गए। और ये अक्ष वाला और ये अक्ष वाला अंडाणु और शुक्राणु का जब मिलन हुआ तो यहाँ वापस क्या बन गया, अक्ष में शुक्राणु है और अक्ष में मतलब ये आपका शुक्राणु अक्ष वाला है और अंडाणु भी अक्ष वाला है। तो क्या स्थिति बनी 44 प्लस अक्ष अक्ष 44 45 46 वापिस 46 हो गए संतति के अंदर। और जब अक्ष अक्ष होते हैं तो क्या पैदा होती है स्त्री, यानी कहने का मतलब लड़की। तो ये स्थिति में क्या पैदा हो गई, लड़की। अब अगर हम दूसरी पोजीशन देखेंगे, ये शुक्राणु जाता है और इस अंडाणु से मिलता है तो वापस क्या हो जाएंगे 22 और 22 44 प्लस यहाँ कौन सा शुक्राणु अक्ष वाला और यहाँ अंडाणु कौन सा अक्ष वाला, तो ये वापस अक्ष और अक्ष। तो ये हो गए 44 45 46। तो जब डबल अक्ष होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, लड़की के लिए। तो फिर क्या पैदा हो गई, लड़की। तीसरी कंडीशन, अब इस बार ये 50% अक्ष पैदा हुए, 50% ही वाई वाले शुक्राणु पैदा हुए, ये जाता है और इस अंडाणु को निषेचित करता है। तो यहाँ क्या हो गए 22 गुना 44 प्लस इधर से क्या मिला अक्ष और इधर से क्या मिला वाई, और ये अगर जोड़ा है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, पुरुष के लिए। तो यहाँ क्या पैदा हो जाएगा, लड़का। अब ये शुक्राणु जाता है और इस अंडाणु को निषेचित करता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 22 गुना 44 प्लस 45 और ये 46। तो अभी ये जोड़ा किसके लिए, अक्ष वाई किसके लिए है, लड़का के लिए, लड़का। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये जो प्रथम पीढ़ी हमको मिली या अपन पीढ़ी लिख दिया, जो संतति पीढ़ी हमको मिली, फर्स्ट संतति पीढ़ी, ये जनक पीढ़ी है, इससे संतति पीढ़ी मिली। तो यहाँ देखो मेरे पास 25 25 25 और 25, तो 100 का सेट हो गया। तो देखो 25 और 25 50% क्या होने की संभावना है, लड़की, और 25 और 25 50% क्या होने की संभावना है, लड़का। तो यहाँ जब ये क्रियाएं होती है, निषेचन की क्रिया होती है, तो 50% लड़का होने की संभावना रहती है और 50% लड़की होने की संभावना रहती है। अब वो संयोग कौन सा हुआ है कि अक्ष गुणसूत्र अक्ष शुक्राणु गुणसूत्र वाला अंडाणु से मिला है कि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से मिला है, वो एक संयोग मात्र होता है, जो मिल जाता है वो हमको रिजल्ट मिल जाता है। अगर आपको ये लाइनें अगर समझ में नहीं आए अच्छे से तो मैं आपको थोड़ा एक इजी फॉर्म में बता देता हूँ। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ कि यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे, देखो यहाँ 44 और 44 समान है, लेकिन यहाँ ये असमान है और ये भी असमान है, मतलब इसमें अलग है इसमें अलग है। इसमें असमान है, एक अक्षर एक वाई, जिसमें ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें दोनों समान है। इसलिए इसमें असमान होने का पुरुष को क्या मानेंगे हम यहाँ, विषम युग्मजी, क्योंकि यहाँ युग्मक क्या है, विषम है, अलग अलग है। और यहाँ दोनों देखो समान है, तो स्त्री क्या होती है, सम युग्मजी। तो इस दौरान स्त्री समयुग्मजी और पुरुष क्या होता है, विषम युग्मजी। देखो यहाँ अलग अलग है और यहाँ क्या है, समान है। तो स्त्री होती है समयुग्मजी क्योंकि दोनों युग्मक समान है, और पुरुष होता है विषम युग्मजी क्योंकि यहाँ जो आपका युग्मक है वो कैसा है, असमान है। अगर ऐसा समझ में आपको नहीं आया तो हम दूसरी तरीके से बताएंगे आपको। देखो जैसे हम टेबल बना लेते हैं एक, अब यहाँ क्या हो गया हमारे पास 22 प्लस एक्स
और 22 प्लस एक्स, ये किसके लिए हो गया? मादा के लिए। इधर 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, ये किसके लिए हो गया? नर के लिए। नर का ये सिंबल हो गया और मादा का ये सिंबल हो गया। अब ये इससे क्या करेगा? अटैच होगा इससे। तो 22 दूना कितने हो गए? 44 एक्स और एक्स क्या हो गए? एक्स एक्स, तो 44 45 46, क्या हो गई? एक्स एक्स है तो लड़की। अब ये जाएगा किसके साथ? इसके साथ। तो 22 दूना 44 प्लस एक्स एक्स, और एक्स एक्स है तो क्या हो जाएगी? फिर से लड़की। अब ये जाएगा इसके साथ। तो 22 दूना 44 प्लस एक्स और वाई, और एक्स वाई किसके लिए होता है? लड़का के लिए। और ये जाएगा इसके साथ, तो 44 प्लस एक्स और वाई, इसमें भी क्या हो जाएगा? लड़का। तो देखो 25 ये 25, तो टोटल कितना हो गया? 50% संभावना है क्या होने की? लड़की। और 25 और 25, 50% संभावना है क्या? लड़का होने की। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो इस प्रकार जो गुणसूत्र एक्स वाला मिलेगा या वाई वाला मिलेगा, उसके आधार पर लिंग का क्या होता है? निर्धारण होता है। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके भी हमको पूछ सकते हो।